नमस्कार मित्रों, आज आप सुनने जा रहे हैं हिंदी के महान कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। तो आइए सुनते हैं। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मुगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भूनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारवीज साहब का खानसामा है। वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लरसिंह। यह सब गुआटोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। विरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के विरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधो। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। विरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते। मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले ज़मीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, मुड़ी फाँक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मुड़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मियाँ उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पार बंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यहीं बागान का ज़मीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। विरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरादी सुराजी को पकड़ने वाले को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है?
इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेल खट कर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव! साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जा हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खोल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर, ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है। इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गोसाई जी रामायण में कहीन है, धन्य भाग्य प्रभु दर्शन दिन्हा। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, बल्द गरीब निवास सिंह, मोथपा जात राजपूत, मुकाम गढ़बुंदेल राजपुताना, हाल मुकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए। सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतज़ाम कर देगा। तहसीलदार साहब, आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश के सेवक ही हैं और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सब ने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बल के साथ चले। खस्सी मिमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे, प्रफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीलहे साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नीलकोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा गाड़ी यहाँ धीरे धीरे हाँकना, कन्या साहब की कोठी देखेगी। यही है मकई साहब की कोठी। वहाँ है नील महने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी, यहाँ साहब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियाँ जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी, रोक साला मोटर गाड़ी। अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ ज़मीन, बंधिया धरती का विशाल अंचल।
इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था, बस, और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने, गांव का नाम बदलकर रौतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेम मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा, परी की तरह थी साहब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक एक सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़ैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रौतहट की ओर दौड़ाया। रौतहट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रौतहट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन साहब का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीलहे साहबों की कोठियों की दीवारें अर कर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे कांके भेज दिया और कांके के पागल खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं, पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते। कलसी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है, किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भूतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। ईंट में हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं।
बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रौतहट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थीं, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में दो रायें हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था, कायस्थ टोली वाले कहते हैं वह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रियों को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कह रहे थे, यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा लें। लेकिन बात बढ़ी नहीं। न जाने कैसे यह धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं, यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूमफोड़ छत्री तो कभी नहीं सुना था। शिव हो, शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राजपारबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राजपारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राजपारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने रामकृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी थी। रामकृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे की बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में
नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव को लोग नया मातवर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गोरटोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढिन्ना ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है।